हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं एनक्लेक्स स्पीसीज जो क्वेश्चन है सीआरई के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 182 से हम स्टार्ट करते हैं। 181 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 182 है, द क्लाइंट विद द कैंसर ऑफ द पेनक्रियास हैज अंडरगोन ए विपल प्रोसीजर। द नर्स इज अवेयर दैट द ड्यूरिंग द विपल प्रोसीजर द डॉक्टर विल रिमूव। तो यहाँ देखिएगा जो विपल्स प्रोसीजर्स होती है उसमें क्या रिमूव किया जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। पहले दिया है कि क्या है, उसको कैंसर है पेनक्रियास का। तो इसमें देखो पेनक्रियास तो रिमूव करना ही है, लेकिन साथ में कुछ और चीजें भी रिमूव करते हैं। तो ऑप्शन ए है हेड ऑफ द पेनक्रियास, ऑप्शन बी है प्रोक्सिमल थर्ड सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी है स्टोमक एंड ड्यूडेनम, एंड ऑप्शन डी है इसोफेगस एंड जेजुनम। तो सबसे पहले देखिएगा ये पेनक्रियास तो आएगा ही, तो यहाँ पे इसके साथ में कुछ और दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन ये ए ही राइट रहेगा। यहाँ पे देखिएगा ये विपल्स प्रोसीजर है। विपल्स प्रोसीजर के अंदर ये चीज रिमूव कर दी जाती है, ठीक है, इस चीज को रिमूव कर दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या आ गया, हेड ऑफ पेनक्रियास, तो ये हेड है, ये टेल है पेनक्रियास का, तो हेड ऑफ पेनक्रियास रिमूव कर देते हैं। इसके साथ में जो गॉल ब्लैडर है आपका, वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ में जो डिस्टल स्टोमक ड्यूडेनम एंड हेड ऑफ द पेनक्रियास जो है ये, यानी कि डिस्टल स्टोमक एंड ड्यूडेनम। तो यहाँ पे देखो ड्यूडेनम, स्टोमक एंड ड्यूडेनम पूरा आ रहा है ना इसमें, तो कंप्लीटली थोड़ी रिमूव करते हैं, इसका थोड़ा पार्ट रिमूव करते हैं, ठीक है, डिस्टल स्टोमक एंड ड्यूडेनम। इसके बाद देखो प्रोक्सिमल जेजुनम, थोड़ा प्रोक्सिमल जेजुनम भी थोड़ा सा इसमें कट होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ए रहेगा। इसके साथ में जैसे आ जाता है गॉल ब्लैडर, डिस्टल स्टोमक एंड पेनक्रियास, तो ये राइट आंसर में रहता। तो यहाँ पे क्या है, हेड ऑफ पेनक्रियास इसमें रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183, द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड ए मिनिमल बैक्टीरिया डाइट। मिनिमल बैक्टीरियल डाइट पेशेंट को देना है फॉर द क्लाइंट विद द न्यूट्रोपिनिया, द क्लाइंट शुड बी टॉट टू अवॉइड ईटिंग। तो यहाँ पे देखिएगा पेशेंट क्या है, न्यूट्रोपिनिया है। न्यूट्रोपिनिया मीन्स क्या होता है, डिक्रीज न्यूट्रोफिल्स काउंट इन ब्लड। तो ब्लड के अंदर WBC कम हो गई है, WBC का एक टाइप है, ठीक है, ये कम हो गई है, तो उसको मिनिमल बैक्टीरियल डाइट देनी है ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो ऑप्शन ए है फ्रूट्स, ऑप्शन बी है साल्ट, ऑप्शन सी है पेपर एंड ऑप्शन डी है केचप। तो कौन सी चीज में मिनिमम मतलब बैक्टीरियल ज्यादा है, जिसमें ज्यादा बैक्टीरिया है उसको हम अवॉइड करवाएंगे। तो यहाँ पे देखो फ्रूट खा सकता है, वो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल खा सकता है, उसको खिलाना चाहिए। नमक भी खा सकता है, केचप और पेपर बचा। तो यहाँ पे जो है ना, पेपर जो मतलब होता है काली मिर्च, इसको अवॉइड करना चाहिए। इसमें इनकी तुलना में क्या है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसलिए हम इसको अवॉइड करवाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 184, ए क्लाइंट इज डिस्चार्ज होम विद द प्रिस्क्रिप्शन फॉर काउमेडिन। काउमेडिन मीन्स वारफेरिन सोडियम। द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू, एक पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है, उसको वारफेरिन चल रहा है, तो क्या इंस्ट्रक्शन हम उसको देंगे। ऑप्शन ए है हैव ए प्रोटाइम डन मंथली, ऑप्शन बी है ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ऑप्शन सी है ड्रिंक मोर लिक्विड्स, एंड ऑप्शन डी है अवॉइड क्राउड्स। तो यहाँ पे देखिएगा वारफेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है। क्या है, एंटीकोएगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट जब चल रहा है तो क्या करना चाहिए उसके लिए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसको हम बोलते हैं प्रोटाइम, ठीक है। ये क्लोटिंग टाइम को चेक करने का एक टेस्ट होता है, इसको प्रोटाइम बोलते हैं या फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। इसलिए ये उसको करवाना है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। वैसे वारफेरिन का जो एंटीडोट है वो क्या होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि वारफेरिन का एंटीडोट क्या होता है। विटामिन के इसका राइट आंसर था, विटामिन के वारफेरिन का एंटीडोट होता है। तो विटामिन के भी उसके पास होना चाहिए, है ना, ताकि टॉक्सिसिटी ना हो सके। और एक और आता है एंटीकोगुलेंट, उसका नाम क्या है, हेपेरिन का एंटीडोट क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185,
The nurse is assisting the physician with removal of central venous catheter. देखिएगा central venous catheter निकाला जा रहा है पेशेंट से. To facilitate remove the nurse should instruct the client. ये क्वेश्चन कई बार आता है, बहुत बार आ चुका है इसमें कि सेंट्रल वेनस कैथेटर रिमूव करते टाइम पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देना होगा. ऑप्शन ए है परफॉर्म द वाल्सल्वा मैन्युअर एज द कैथेटर इज एडवांस्ड. ऑप्शन बी है टर्न हिज हेड टू द लेफ्ट साइड एंड हाइपर एक्सटेंडेड द नेक. ऑप्शन सी take slow deep breath as catheter is removed. And option D है turn his head to the right while maintaining a sniffing position. तो यहाँ पे देखिएगा जब भी हम सेंट्रल वेनस लाइन यानी CVP लाइन या सेंट्रल वेनस कैथेटर रिमूव करते हैं तो उस टाइम पेशेंट को हम कहते हैं कि वॉल्सल्वा मैन्युअर करो, यानी कि क्या करना है, डीप ब्रीथ एंड होल्ड करना है, ब्रीथ को होल्ड करके उसको प्रेशराइज करना है ना, तो उसको बोलते हैं वाल्सल्वा मैन्युअर. होल्ड द ब्रीथ एंड बियर डाउन, ये भी आ जाता है कई बार. तो होल्ड द ब्रीथ एंड बियर डाउन, इसको क्या बोलते हैं, वाल्सल्वा मैन्युअर बोलते हैं. तो जब भी कैथेटर रिमूव करते हैं तो ये इसके लिए हम पेशेंट को बोलते हैं. नेक्स्ट है 186. A client has an order for streptokinase. किसका ऑर्डर है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का. Before administering the medication, the nurse should assess the client. तो स्ट्रेप्टोकाइनेज देने से पहले क्या असेस करेगी. ऑप्शन ए है एलर्जी टू द पाइनएप्पल्स एंड बनाना, ए हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. ऑप्शन सी है प्रायर थेरेपी विद फेनिटोइन. एंड ऑप्शन डी है ए हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल अब्यूज. तो यहाँ पे देखिएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है STK, ये किस लिए यूज किया जाता है, जो क्लॉट है, क्लॉट को रिमूव करने के लिए. ठीक है, जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर कोई क्लॉट्स वगैरह हैं उनको रिमूव करने के लिए या डिसोल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज हम देते हैं. तो स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ से बनाया जाता है, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उससे बनाया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज. तो यहाँ पे हम एक हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की उसमें देखेंगे. तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि जिसमें ये इन्फेक्शन हो चुका होगा तो इसके अगेंस्ट क्या बन गई होंगी, शरीर में बॉडी एंटीबॉडी बन गई होंगी. क्या बन गई होंगी, एंटीबॉडी. तब जब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई रहेंगी तो क्योंकि ये भी इसी से जनरेटेड है तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रहेंगी, इसलिए ये काम नहीं करेगा, ये रिएक्शन हो सकता है. इसलिए हम क्या देखेंगे कि हिस्ट्री उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187. द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर द क्लाइंट विद ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड कैंसर. द क्लाइंट शुड बी टोल्ड टू अवॉइड. तो इस वाले पेशेंट को हम क्या चीज अवॉइड करेंगे, ठीक है, अवॉइड करवाना है. ऑप्शन ए यूजिंग ऑयल और क्रीम बेस्ड सोप. ऑप्शन बी फ्लोसिंग बिटवीन द टीथ. ऑप्शन सी द इनटेक ऑफ साल्ट. एंड ऑप्शन डी यूजिंग ए इलेक्ट्रिक रेजर. तो देखिएगा इलेक्ट्रिक रेजर यहाँ पे बेस्ट होता है यदि पेशेंट को क्या है, ल्यूकेमिया है या कैंसर जो है, तो इलेक्ट्रिक रेजर सेफेस्ट होता है ना, तो ये यूज कर सकते हैं. साल्ट भी वो खा सकता है और ऑयल और क्रीम भी यूज कर सकता है. तो यहाँ पे जो है फ्लोसिंग, इससे क्या हो सकता है, गम्स के अंदर ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है. ऑप्शन बी यहाँ पे रहेगा. तो ऑप्शन बी यहाँ पे अवॉइड करवाने के लिए पेशेंट को बोलेंगे. क्वेश्चन नंबर 188 देखिएगा. नर्स इज चेंजिंग द टाई ऑफ द क्लाइंट विद ट्रैकियोस्टोमी. ट्रैकियोस्टोमी हो रखा पेशेंट, उस ट्रैकियोस्टोमी की टाई जो बांध रखी है हमने उसको चेंज करना है. द सेफेस्ट मेथड ऑफ चेंजिंग द ट्रैकियोस्टोमी टाइज. तो ट्रैकियोस्टोमी टाई को चेंज करने का जो सेफेस्ट मेथड है वो कौन सा है. ऑप्शन ए है अप्लाई द न्यू टाई बिफोर रिमूविंग द ओल्ड टाई. ऑप्शन बी have a helper present. Option C hold the tracheostomy with the non-dominant hand while removing the old tie. Option D ask the doctor to suture the tracheostomy in place. तो देखिएगा जब हम ट्रैकियोस्टोमी टाई को चेंज कर रहे हैं उस टाइम हम डॉक्टर को बोलेंगे क्या इसको सुचर करने के लिए, नहीं, वो इनअप्रोप्रिएट आंसर है. होल्ड हम करेंगे लेकिन पेशेंट कफ करेगा, मान लो कफ किया, कफिंग करेगा तो हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, वो रिमूव हो सकती है, डिस्लॉज हो सकती है. तो यहाँ पे एक्यूरेट आंसर नहीं रहेगा.
तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। बिल्कुल हमें क्या करना है, जब भी टाई चेंज करनी होती है तो न्यू टाई को पहले बांधना है, उसके बाद ओल्ड टाई को रिमूव करना है। तो ये यहाँ पे सबसे सही राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189। द नर्स इज मॉनिटरिंग द क्लाइंट फॉलोइंग ए लंग रिजेक्शन। लंग रिजेक्शन हुआ है उसको। द हाउरली आउटपुट फ्रॉम द चेस्ट ट्यूब वाज 300 ml। हाउरली आउटपुट कितना आता है, 300 ml आ रहा है। द नर्स शुड गिव प्रायोरिटी। तो ये देखिएगा ये क्या है, एबनॉर्मल आउटपुट है ना। तो क्या प्रायोरिटी देगी नर्स, ऑप्शन ए है। टर्निंग द क्लाइंट टू द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट का तो कुछ है ही नहीं ना कि ट्यूब किधर है, ये तो इनअप्रोप्रिएट हो गया। ऑप्शन बी है मिल्किंग द ट्यूब टू इंश्योर पेटेंसी। ऑप्शन सी है स्लोइंग द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन एंड ऑप्शन डी है नोटिफाई द फिजिशियन। तो यहाँ पे देखिएगा जब आउटपुट ये ज़्यादा आ रहा है तो हमें इंट्रावेनस को स्लो थोड़ी करना है, स्लो नहीं करना चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए, आईवी तो बढ़ना चाहिए आई थिंक। तो यहाँ पे देखिएगा ये हेमरेज हो सकता है, क्या हो सकता है, हेमरेज को डिनोट कर रहा है ये, क्योंकि 300 ml ज़्यादा आ रहा है तो हमें नोटिफाई करना है फिजिशियन को, ठीक है। और मिल्किंग द ट्यूब इंश्योर द पेटेंसी को ये डॉक्टर की एडवाइस से ही करना है, ठीक है, फिजिशियन की एडवाइस से करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190। द इन्फेंट इज एडमिटेड टू द यूनिट विद टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। क्या है उसको, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। द नर्स वुड एंटिसिपेट एन ऑर्डर फॉर विच मेडिकेशन। तो इसके कौन सी मेडिकेशन दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए है डिजॉक्सिन, ऑप्शन बी है एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी है एमिनोफाइलिन एंड ऑप्शन डी है ट्रोपिन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा राइट आंसर वो क्या रहेगा आपका, डिजॉक्सिन। यहाँ पे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के अंदर जो डिजॉक्सिन इसलिए दी जाती है, डिजॉक्सिन क्या करती है, स्लो एंड स्ट्रेंथ द हार्ट, हार्ट को स्लो करती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ना, तो इसलिए डिजॉक्सिन दी जाती है। इसका एंटीडोट भी पूछा जाता है, तो इसका एंटीडोट क्या है, डिजीवाइन। नेक्स्ट है 191 क्वेश्चन नंबर। नर्स इज एजुकेटिंग द लेडीज क्लब। लेडीज क्लब के अंदर एजुकेट कर रही है अबाउट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में। द नर्स इज अवेयर दैट मोस्ट मैलिग्नेंट ब्रेस्ट masses occur in the tail of spines। वो बता रही है कि जो मोस्ट कॉमनली मैलिग्नेंट ब्रेस्ट ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ब्रेस्ट मास है वो कहाँ पे होता है, टेल ऑफ द स्पेंस में होता है। तो हमें इस डायग्राम में बताना है कि टेल ऑफ स्पेंस कहाँ है, वहां पे हमें क्या, प्लेस द एक्स ऑन द टेल ऑफ द स्पेंस। तो इस डायग्राम में हमें जो टेल ऑफ स्पेंस है वहां पे एक्स लिखना है, प्लेस करना है। अभी देखिएगा टेल ऑफ द स्पेंस जो है इसके अंदर देखो ये ब्रेस्ट है, ये ब्रेस्ट है, ठीक है। ब्रेस्ट को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो है ये अपर पार्ट हो गई ना, दोनों अपर पार्ट हो गए, ये लोअर पार्ट हो गई। यहाँ पे देखिएगा ये अपर इनर पार्ट है, ठीक है, अपर इनर अंदर की तरफ है, ये लोअर इनर, ये आउटर है, ये आउटर है, ये अपर आउटर। अब ये पार्ट बच गया ना, ये इधर जो एक्सिलरी पार्ट है, एक्सिला के आसपास है ना, ये एक्सिला है, एक्सिला के पास। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेल ऑफ स्पेंस, इसको बोलेंगे टेल ऑफ स्पेंस। तो यहाँ पे देखिएगा ये पार्ट टेल ऑफ स्पेंस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चांस होते हैं किसके, मैलिग्नेंट ब्रेस्ट मास के। तो यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और एक ये हमें बॉडी पार्ट का पता चल गया कि टेल ऑफ स्पेंस कहाँ होता है। इसमें ऑप्शंस नहीं है, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 192। द टोडलर इज एडमिटेड विद कार्डियक एनोमलीज। कार्डियक एनोमलीज है पेशेंट को। द नर्स इज अवेयर दैट द इन्फेंट विद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट विल। तो यहाँ पे देखिएगा जो टोडलर है कार्डियक एनोमलीज, कौन सी कार्डियक एनोमलीज, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या हो सकता है, ऑप्शन ए है टायर इजीली, जल्दी से थक जाएगा। ऑप्शन बी है ग्रो नॉर्मली, नॉर्मली ग्रो करेगा क्या वो।
ऑप्शन सी है नीड मोर कैलोरीज, ऑप्शन डी है बी मोर ससेप्टिबल टू वायरल इन्फेक्शन। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या है, वो इजीली थक जाएगा, क्या हो जाएगा, इजीली थक जाएगा, तो टायर इजीली। नेक्स्ट देखिए, ये ससेप्टिबल वायरल इन्फेक्शन से नहीं होगा, बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है उसके लिए वो मोर ससेप्टिबल हो सकता है। तो बैक्टीरियल आए तो वो भी यहाँ पे माना जा सकता है, लेकिन पहला ऑप्शन आपका रहेगा टायर इजीली। नेक्स्ट है 193, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल एडिक्शन, क्या है उसको, अल्कोहल एडिक्टेड पेशेंट है, इज शेड्यूल्ड फॉर नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट के लिए आ रही है, तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है हमें ये बताना है बस। ऑप्शन ए है डिटरमाइन द लंग्स मैच्योरिटी ऑफ द फिटस, लंग्स मैच्योरिटी को डिटरमाइन करता है। ऑप्शन बी है मेजर द एक्टिविटी ऑफ द फिटस। ऑप्शन सी है show the effect of contraction on fetal heart rate, and option D है measure the neurological well-being of the fetus। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट किसके लिए किया जाता है, न्यूरोलॉजिकल वेलबींग के लिए किया जाता है, नहीं किया जाता है। मेजर द एक्टिविटी ऑफ फिटस, बिल्कुल यहाँ पे किसके लिए किया जाता है, मेजर द एक्टिविटी ऑफ द फिटस, फिटस की एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ फिटस, फिटस की पीरियोडिक जो मूवमेंट है उसको देखने के लिए नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो होता है, ये टेस्ट जो है प्लासेंटल फंक्शन एंड ऑक्सीजनेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो पहला तो क्या है, किस लिए किया जाता है, असेस प्लासेंटल एंड ऑक्सीजनेशन, प्लासेंटल फंक्शन जो है, प्लासेंटल फंक्शन एंड ऑक्सीजनेशन को असेस करने के लिए, फीटल वेलबींग के लिए, फीटल वेलबींग के लिए। तीसरा है टेस्ट इवैल्यूएट द फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट रेस्पॉन्स टू फीटल मूवमेंट, मतलब जब फीटल मूवमेंट होता है ना, जब यूट्रस के अंदर फीटस का मूवमेंट होता है उस टाइम फीटल हार्ट रेट क्या है उसको नोट करने के लिए नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को हम लेटरल पोजीशन देते हैं, लेटरल पोजीशन देते हैं ताकि जो वेना केवा है वो कंप्रेस ना हो, और इसमें पेशेंट को बोलते हैं जब भी उसको फीटल मूवमेंट फील हो, जब भी पेशेंट को फीटल मूवमेंट फील हो तब वो बटन दबा दे, तब क्या दबा दे, बटन दबा दे। तो उस टाइम हार्ट रेट देखी जाएगी, उस टाइम फीटल हार्ट रेट देखी जाएगी कि कितनी है, जब मूवमेंट हो रहा है उस टाइम फीटल हार्ट रेट कितनी है। तो ये इसलिए देखा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखा जा रहा, ठीक है, कि कौन सा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखा जा रहा, तो इसलिए फीटल हार्ट रेट देखी जा रही है, लेकिन कब, जब फीटल मूवमेंट हो तब। तो यहाँ पे मेजर द एक्टिविटी ऑफ फिटस, बिल्कुल यही राइट आंसर रहेगा। और ये क्या होता है, लगभग 20 मिनट्स का टेस्ट होता है, कितनी मिनट्स का होता है, 20 मिनट्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 194, द नर्स इज इवैल्यूएटिंग ए क्लाइंट हु इज डायलेटेड 8 सेंटीमीटर, द फॉलोइंग ग्राफ इज नोटेड ऑन द मॉनिटर, विच एक्शन शुड बी टेकन फर्स्ट बाय द नर्स। अब यहाँ पे देखिएगा सर्वाइकल डायलेटेशन है, उसका सर्वाइकल डायलेटेशन कितना है, 8 सेंटीमीटर है, फुल डायलेटेशन कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे नर्स ये एक ग्राफ देख रही है, तो यहाँ पे ग्राफ को देखिएगा, ये तो क्या है, फीटल हार्ट रेट का ग्राफ है, ठीक है, नीचे है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो फीटल हार्ट रेट दिखाई दे रहा है एक ग्राफ में क्या दिखा रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तब जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है तो यहाँ पे देखिए फीटल हार्ट रेट थोड़ा कम हो गया है ना, फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फिर बढ़ रहा है तो फीटल हार्ट रेट क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे देखिएगा हार्ट रेट कितना आ गया, लगभग 100 के लगभग आ गया है, यहाँ पे 100 के लगभग आया ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, जैसे 40 से 50 के लगभग कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, 50 के लगभग बढ़ा, तो हार्ट रेट कम हो रहा है। अब यहाँ पे डायग्राम दिखाए गए हैं, ये किसके दिखाए गए हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट का है। तो इसका ड्यूरेशन जो होता है, ये ड्यूरेशन 1 आवर्स का होता है। अभी हमने पहले दिखा था नॉन स्ट्रेस टेस्ट, है ना, नॉन स्ट्रेस टेस्ट तो 20 मिनट्स का था, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट,
इसमें स्ट्रेस है, उसमें स्ट्रेस नहीं, तो इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है ना, तो इसलिए हो गया ये कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। इसके अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ फीटल हार्ट रेट को देखा जा रहा है। यहाँ पे जो हार्ट रेट दिखाई दे रही है क्या है, वेरिएबल डीएसेलरेशन को दिखाई दे रहा है, डीएसेलरेशन, ठीक है, वेरिएबल डीएसेलरेशन यहाँ पे पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला है इसके लिए, जो व्हीलकॉप, VEAL याद करने के लिए है ना, CHOP, व्हीलकॉप। वेरिएबल डीएसेलरेशन जो होता है, ये देखो एक्सेलरेशन, जो डीएसेलरेशन कितने टाइप का हो गया, 4 टाइप का दिया है इधर। वेरिएबल डीएसेलरेशन जो है वो है कोड कंप्रेशन की वजह से। अर्ली डीएसेलरेशन है वो क्या है आपका, हेड कंप्रेशन है, इसकी वजह से अर्ली डीएसेलरेशन होता है। और एसिलरेशन जो है, एसिलरेशन ये इसका मतलब है एसिलरेशन ना, तो एसिलरेशन नॉर्मल है, ठीक है, ओके। एसिलरेशन क्या है, ओके। और लेट डीएसेलरेशन है वो क्या है आपका, प्लासेंटल इनसफिशियंसी। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल डीएसेलरेशन है, इसका मतलब है कोड कंप्रेशन हो रखा है, कोड कंप्रेशन हो रखा है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, टर्निंग ऑफ द पिटोसिन इन्फ्यूजन। पिटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को हमें ऑफ करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डीएसेलरेशन हो रहा है। पुश के लिए इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, परफॉर्मिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन भी हम बाद में करेंगे, पहले पिटोसिन इन्फ्यूजन को बंद करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195, द नर्स नोट द फॉलोइंग ऑन द ईसीजी मॉनिटर। ईसीजी मॉनिटर में देखिएगा ये दिखाई दे रहा है ना, ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो नर्स वुड इवैल्यूएट द कार्डियक अरिथमिया। तो कौन सा अरिथमिया इसमें है, देखिएगा ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या है ये, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है। क्या है, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 196, द क्लाइंट विद द क्लोटिंग डिसऑर्डर हैज एन ऑर्डर और टू कंटिन्यू लोविनॉक्स यानी एनॉक्सापेरिन। क्लोटिंग डिसऑर्डर है उसको और एनॉक्सापेरिन कंटिन्यू उसको चल रहा है। इंजेक्शन आफ्टर डिस्चार्ज भी उसको एनॉक्सापेरिन चल रहा है। द नर्स शुड टीच द क्लाइंट दैट एनॉक्सापेरिन इंजेक्शन शुड, तो एनॉक्सापेरिन इंजेक्शन कैसे उसको लगाना है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है बी इंजेक्टेड इनटू द डेल्टोइड मसल्स, ऑप्शन बी है बी इंजेक्टेड इन द एब्डोमेन, ऑप्शन सी है एस्पिरेट आफ्टर द इंजेक्शन, एंड ऑप्शन डी है क्लियर द एयर फ्रॉम द सिरिंज बिफोर इंजेक्शन। तो यहाँ पे देखिएगा जो एनॉक्सापेरिन इंजेक्शन है ये प्री फिल्ड इंजेक्शन आता है, ठीक है, इसमें पहले से लोडेड आता है इंजेक्शन, और इसको कैसे लगाते हैं, सबक्यूटेनियसली लगाते हैं। तो देखिए डेल्टोइड मसल्स यानी कि मस्कुलर तो हो गया, ये तो गलत हो गया है यहाँ पे, है ना, तो हम कहाँ लगाते हैं, सबक्यूटेनियस एब्डोमेन में। तो इसको कहाँ लगाया जाता है, एब्डोमेन में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। एस्पिरेट करने की जरूरत नहीं रहती है बिल्कुल, और सिरिंज को इसमें एयर क्लियर करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्री फिल्ड आता है, ये फिक्स होता है उसमें ना। तो ऑप्शन डी भी गलत है, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 197, द नर्स हैज प्री ऑर्डर टू एडमिनिस्टर डायजेपाम 10 mg and phenargan promethazine 25 mg. The correct method of administer these medication is to, तो दो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करने का ऑर्डर है, डायजेपाम 10 mg और प्रोमेथाजिन है 25 mg। तो कैसे लगाएंगे, ऑप्शन ए है एडमिनिस्टर द मेडिकेशन टुगेदर इन वन सिरिंज, नहीं गलत है, एक सिरिंज में दोनों को नहीं लगाएंगे। ऑप्शन बी है एडमिनिस्टर द मेडिकेशन सेपरेटली, ऑप्शन सी है एडमिनिस्टर द वैलियम मींस डायजेपाम and wait 5 minutes and administer the phenargan. Option D है questions that the order because they cannot be given on the same client. तो ये इस पे क्वेश्चन करेगी नर्स की ये दोनों एक क्लाइंट को नहीं दिए जा सकते। तो यहाँ पे देखिएगा ये गलत है ऑप्शन डी, क्योंकि पेशेंट डॉक्टर ने एडवाइस किया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, एडमिनिस्टर द मेडिकेशन सेपरेटली। 5 मिनट की गैप की जो जरूरत है वो नहीं है यहाँ पे, और दोनों को मिक्स करके भी नहीं लगाएंगे। तो एक मेडिसिन लगाया फिर दूसरी लगाना है ना, तो ये यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 198, द क्लाइंट
विद फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसको क्या है, बार बार यूटीआई हो रहा है। आस्क द नर्स हाउ शी कैन प्रिवेंट द रीअकरेंस, द नर्स शुड टीच द क्लाइंट। तो रीअकरेंस के लिए क्या बता रही है नर्स, क्या बताएगी? ऑप्शन ए है डोज आफ्टर इंटरकोर्स। डोज मतलब एक जेट होता है पानी का, ठीक है, जेट होता है पानी और सॉल्यूशन कुछ रहता है उसमें वॉश करने के लिए। एनल वेजाइनल ऐसी जो कैविटीज वगैरह है उनको, या फिर किसी को भी वॉश करने के लिए जेट होता है उसको बोलते हैं। ऑप्शन बी है void every 3 hours एंड ऑप्शन सी है obtain a urine lysis monthly एंड ऑप्शन डी है wipe from back to front after voiding। तो देखिएगा यूटीआई बार बार हो रहा है तो उसको क्या एडवाइस करेगी कि हर 3 घंटे में आप वॉइड करो। हर 3 घंटे में वॉइड करेंगे तो बैक्टीरिया जो है वो आपके ब्लैडर में नहीं रुक पाएगा, वो वॉश आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है 199 विच टास्क शुड बी असाइन टू द नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट को इनमें से कौन सी टास्क देंगे? ऑप्शन ए है प्लेसिंग द क्लाइंट इन सेक्लूजन, ऑप्शन बी है एम्प्टिंग द फोलिस कैथेटर ऑफ द प्रीक्लैम्प्टिक क्लाइंट, ऑप्शन सी है फीडिंग द क्लाइंट विद डेमेंशिया एंड ऑप्शन डी है एम्बुलेटिंग द क्लाइंट विद द फ्रैक्चर्ड हिप। तो देखिएगा जो सबसे इजी वाला टास्क है वो हम नर्सिंग असिस्टेंट को देंगे। तो यहाँ पे क्या है, फीडिंग टू द डेमेंशिया, डेमेंशिया वाले पेशेंट को फीडिंग करवाना इजी टास्क रहेगा, तो ये हम इसको देंगे। प्लेसिंग द क्लाइंट इन सेक्लूजन ये किसके द्वारा किया जाएगा? डॉक्टर, फिजिशियन या फिर रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा। एम्प्टिंग द फोलिस कैथेटर जो है ये भी प्रीक्लैम्प्टिक क्लाइंट है ना, प्रीक्लैम्प्टिक क्लाइंट है तो ये भी आरएन के द्वारा किया जाना चाहिए। और एम्बुलेटिंग विद द फ्रैक्चर्ड हिप है उसको एम्बुलेट करवाना है तो ये फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनके द्वारा करवाना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो है द क्लाइंट हैज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम हैविंग द थायरॉइडेक्टोमी। थायरॉइडेक्टोमी हो रखा है, उसको थायरॉइड को रिमूव किया गया है ना, थायरॉइड ग्लैंड को रिमूव किया गया है। द नर्स शुड कीप विच ऑफ द फॉलोइंग एट द बेड साइड। तो थायरॉइडेक्टोमी वाले पेशेंट के पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है ट्रैकोस्टोमिक सेट, ऑप्शन बी है पैडेड टंग ब्लेड एंड ऑप्शन सी है एन एंडोट्रेकल ट्यूब एंड ऑप्शन डी है एन एयरवे। तो यहाँ पे देखिएगा जो इसके लिए राइट आंसर रहेगा वो आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, थायराइड एडिमा हो सकता है ना, ट्रेकियल एडिमा हो सकता है। तो ट्रेकियल एडिमा जब होगा उसको तो उस टाइम हमें ट्रेकोस्टोमी करना पड़ सकता है, इसलिए ट्रेकोस्टोमी सेट उसके पास रहना चाहिए। पैडेड टंग किसके लिए देते हैं? जब किसी को सीजर आने के चांस रहते हैं उस टाइम हमें पैडेड टंग रखना चाहिए। एंडोट्रेकल ट्यूब और एयरवे जो है ये सफिशिएंट नहीं रहेंगे उस टाइम, तो इसलिए क्या रहेगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही अपलोड करेंगे।